मैं सुनील कुमार, पूर्व सहायक कमांडेंट, गांव फिराज का पास, पोस्ट दंदूरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपकी सभी जायज़ इच्छाएं पूरी करें। भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी और मैंने इस ग्रुप का नाम रामायण कलयुग रखा है। हम इस ग्रुप के माध्यम से चर्चा कर न केवल वास्तविक दोषी मेरी साली अलका को सजा दिलवाएंगे, बल्कि उपयोगी सुझाव माननीय गुजरात उच्च न्यायालय को भी देंगे। हमारी लड़ाई व्यवस्था से नहीं है, बल्कि व्यवस्था में अव्यवस्था से है। व्यवस्था में इतनी अव्यवस्था है कि कोई भी व्यवस्था बचती ही नहीं है। इसका उदाहरण मेरा केस है। इस केस में मैंने सर्वप्रथम गुजरात पुलिस को सूचित किया था और मुझे ही इस केस में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा दी गई। मैं अपनी कहानी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि आपके मोबाइल की मेमोरी ना भरे। और आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube के वीडियो आप वायरल न करें। ये केवल आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। अगर वायरल हुए तो मेरी जमानत रद्द होने का खतरा बढ़ जाएगा। मेरे इस केस में अभी तक 24 से 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं जो मेरे पापा ने अपनी पेंशन से बचा के दिए हैं। और इसी 1 लाख से मुझे गुजरात हाई कोर्ट में केस लड़ना है। तो मैं आपका हर एक सुझाव मेरे लिए उपयोगी है। कृपया खुलकर अपने विचार रखें। और चार्जशीट को छोड़कर केस का जो बाकी मैटर है वह इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, वो भी आपको PDF फाइल के माध्यम से मिलेगा। पहला वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये मोटे तौर पर मेरी कहानी है, उससे संबंधित है। यह आपसे मैं 3 से 5 घंटे मांग रहा हूँ और आप कोई न कोई सुझाव देने के लिए कम से कम 3 से 5 घंटे आपको लगेंगे पूरा केस समझने के लिए। इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके सहयोग के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। मैं पहले 2 भागों में बता रहा हूँ। पहला है शादी से पहले के रिश्ते और शादी के बाद के रिश्ते। फरवरी 2012 में मेरे गांव की मेरी बहन ममता और मेरे सास की किराएदार रही अनीता ने प्रीति और मेरी शादी करवाने के लिए बात चलवाई। ममता ने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया रिश्ता करने के लिए। पुलिस की नौकरी करने वाली लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहता था और उस परिवार में भी नहीं करना चाहता था जिसमें कोई लड़का ना हो, क्योंकि मेरे मामा नहीं है और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट जो है मैं ये बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने मना कर दिया, लेकिन ममता दीदी हैं, उन्होंने कहा कि दुख देखा हुआ परिवार है, लड़की जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी। मैंने जॉइंट फैमिली का नाम लिया तो मैंने बोला कि आप तस्वीर भिजवाओ और तस्वीर देखकर मैंने प्रीति से मिलने के लिए बोला। मार्च अप्रैल 2012 में IAS की कोचिंग लेने के लिए मैंने 2 महीने की छुट्टी ली थी। मैं दिल्ली आ गया और प्रीति से पहली बार दिल्ली में ही मिला था। मैंने प्रीति की शादी की 4 शर्तें बताई। 4 शर्तें। पहली थी पुलिस की नौकरी नहीं करवाऊंगा। दूसरी थी जब तक दूसरी 2 नौकरी ना लगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, जब तक तेरे को पुलिस की नौकरी करनी पड़े तब तक करप्शन नहीं करेगी पुलिस में की नौकरी में। तीसरी शर्त थी मैं जॉइंट फैमिली में रहूँगा। चौथी शर्त थी मैं पाप में साथ नहीं दूंगा, मैं पाप नहीं करता हूँ। वो सहमत हो गई। मैंने मुखर्जी नगर के पास डक्का गांव में किराए पर कमरा लिया। वह रोजाना मेरे कमरे पर आती थी। मार्च 2016 में हमारी लड़का रोकने की रस्म हुई। तब तक मेरी और प्रीति की कोई भी लड़ाई नहीं हुई। अब है अप्रैल 2012 में कैसे हमारे रिश्ते थे, इन्हीं से पॉइंट निकलेंगे, इसलिए मैंने महीने के हिसाब से इनको लिखा है। अप्रैल 2012 में प्रीति ने मुझसे मोबाइल दिलवाने की बात को लेकर झगड़ा किया। हमारी पहली बार लड़ाई हुई। मैंने सुशीला जी को सगाई करने से मना किया। मैंने मना कर दिया था। अननेसेसरी का लड़ना, उसको मोबाइल मैं क्यों दिलवाऊं उसको मोबाइल, जबकि वो खुद जॉब कर रही है, खुद भी तो खरीद सकती है। तो सुशीला ने बोला घर में छोटी है, जिद्दी है, सुधर जाएगी। मैंने सुशीला की बात मान ली। मैंने सगाई से पहले प्रीति पर लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए। सगाई से पहले मैंने उसको नोकिया लूमिया मोबाइल दिलवाया, अपना 45,000 का लैपटॉप दिलवाया, ब्रांडेड कपड़े, जूते, लिवाइस की जींसें, रिबॉक के जूते, ये सब उसको दिलवाए। लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए। हम लोग दिल्ली में लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार देखने गए।
प्रीति कुतुब मीनार देखने गई तो वह बिना देखे ही वापस आ गई। अननेसेसरी उसने लड़ाई की। मेरे आज तक नहीं समझ में आई कि उसने किस बात के लिए मेरे से लड़ाई की। सगाई में प्रीति और को जो कपड़े दिलवाए जाते हैं वो मेरी बहन ने उसकी पसंद के दिलवाए थे, और हमारी 19 अप्रैल को हमारी सगाई होनी थी। तो मैं और प्रीति दिल्ली से साथ आए। तब प्रीति ने मुझे बोला, अपने घर के सामने बोला, मुझे दादा के प्लॉट पर कब्जा करना है, मैंने वकील से बात की हुई है। तो मैंने हाथ पकड़ के उसको रोका, बोला अभी सगाई नहीं हुई है, मैं ये काम नहीं करता हूँ और ना ही मैं तेरा साथ दूंगा, और अगर तुझे यह काम करने हैं तो तू सगाई मत कर। 19 अप्रैल 2012 को हमारी सगाई हो गई। सगाई में प्रीति को लगभग 2.5 लाख रुपए के गहने हम लोगों ने दिए थे। हमारे शारीरिक संबंध जो थे वो सगाई से पहले उसके जीजा के घर पे बन गए थे। ये प्रीति ने खुद ने मुझे बुलाया था। वो एक कैरेक्टर की सही लड़की थी, वो वर्जिन थी। अब मई 2012 में हमारे रिश्ते। मई 2012 में IAS प्री की एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर आई। हम दोनों होटल जैनेंद्र इन में रुके। मैंने प्रीति को बोला कि तेरी मम्मी से पूछ कर आना, यदि तेरी मम्मी अनुमति दे तो तू आना। यह बात उसने नोट में भी लिखी है मेरे को फंसाने के लिए, इसलिए मैंने इसको लिखा है, अनुमति दे तो आना। तो प्रीति मुझसे झूठ बोली कि मेरी मम्मी ने अनुमति दे दी है कि तू चली जा, होटल में रुक जा उसके साथ। तो मैंने ये बात सुशीला जी से पूछी। सुशीला जी ने मना किया कि मैंने तो नहीं कहा, मैंने उसको मना किया था। तो मैंने प्रीति को झूठ बोलने के लिए डांटा। वो IAS की एग्ज़ाम देने के लिए आई थी अपना, जो कि बहुत पहले उसका फॉर्म भरा गया था IAS RS का। जून 2012 में RS प्री का एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर आई। उस समय भी हम होटल जैनेंद्र इन में रखे, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों के बावजूद हम हमारी होने वाली शादी को लव मैरिज मानते थे। जून 2012 से प्रीति को पुलिस केस मिलना शुरू हो गए, जून 2012 से, जबकि उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई थी। उसे समय से पहले केस दिए गए थे। जून 2012 में मुझसे इस बात को लेकर प्रीति ने लड़ाई की कि मैं अपने बेरोजगार भाई को हर महीने खर्चा देता था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बेफिक्र होके कर सकें। उसने बोला आप अपने भाई को देते हो, मैं अपनी बहन को दूंगी। तो हमारी लड़ाई शुरू हुई। ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसने पैसे लेना मना कर दिया और स्कूल ज्वाइन कर लिया अपना, जबकि हमारी मेरी शर्त थी जॉइंट फैमिली। मैं इसी बात पे सगाई तोड़ना चाहता था, हमारी शर्त थी। अब आता है जुलाई 2012। जुलाई 2012 में उसने सुसाइड का पहला अटेम्प्ट किया। वह उस समय अपनी दिल्ली में स्कूटी पिटाकर मरना चाहती थी। मुझसे बोली आपसे शिकायत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कर लो। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको उस समय सुसाइड करने से रोका था। उस समय प्रीति बोली मेरी बहन सोनू, उसका वास्तविक नाम अभिलाषा था, जिसने 2004 में जहर खा के सुसाइड किया था, बोली वो मेरे को बुला रही है। यह बात मैंने उसकी माँ को बताया तो उसकी माँ ने बोला कि ये सुसाइड करती नहीं है, खाली धमकी देती है। ये उसकी माँ के कथन थे। मैंने 35 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, ये मैंने रिकॉर्डिंग की। मैं इतना ज़्यादा डर गया, मुझे नहीं सूझा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करना जारी रखा। 2-3 महीने तक उसकी हरकतें रिपीट नहीं हुई, तो मैंने दोबारा उसको डिलीट कर दिया रिकॉर्डिंग को। जुलाई 2012 में उसे रेप केस में अगली पार्टी ने 2000 रुपये की रिश्वत दी प्रीति को। उसने यह बात मेरे को बताई, मेरे को बोली मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, कितने भी रुपए कमा सकती हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ। मैंने बोला रिश्वत के पैसे वापस नहीं करेगी तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। मैंने उसको बोला, उसने वापस करने से मना कर दिया कि मैं वापस नहीं करूँगी, अब मेरी इमेज गिरेगी, ऐसा उसने कहा था। मैंने बोला वापस नहीं डाले तो मंदिर में दान पेटी में डाल के, अगर तेरे को सगाई रखनी है तो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। तो मैंने उसको बोला था मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। वह दान पेटी में डालने के लिए सहमत हो गई। ये हमारे मतभेद के बिंदु हैं कि मतलब कैसा हमारा रिश्ता शादी से पहले था। वह किडनैपिंग के केस में PSI राजेंद्र डागर, ये FIR जो है हिंदी की, यह राजेंद्र डागर के दिमाग की उपज है। वह किडनैपिंग के केस में राजेंद्र डागर के साथ गई थी। ये PSI है सरिता विहार पुलिस स्टेशन का, उसके साथ अरेस्ट करने गई थी। इसके बाद डागर प्रीति से होटल में अकेले में पार्टी मांगता था कि हम लोगों ने अरेस्ट किया है, मेरे को अकेले में
पार्टी चाहिए। और उसके कारण प्रीति शादी से पहले से ही सीता विहार पुलिस स्टेशन से सिर्फ उसके कारण ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी। वो उसका सेक्सुअल हरासमेंट करना चाहता था। मुझे शादी से पहले भी ये बातें बताती थी। मेरी पत्नी ने भले सुसाइड किया हो, एक फेक नोट लिखा हो, लेकिन मेरी पत्नी लूज कैरेक्टर नहीं थी। प्रीति मुझसे भी अकारण लड़ाई करती थी। मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि ये क्यों लड़ती है, तो उसकी मम्मी ने बोला ये इसका स्वभाव है। अगस्त 2012 में मेरी बटालियन 171 चौधरी ट्रॉफी में भाग ले रही थी। अगस्त में ऐसा एक भी दिन नहीं गया हमारा कि जिस दिन हमारी लड़ाई नहीं हुई हो। अच्छा, रक्षाबंधन को वह बोली कि मेरी बहन डॉक्टर मंजू मुंड उसके राखी नहीं बांधनी है। इस बात को लेकर लड़ाई की और मुझे को बोली अगर बांधनी है तो बांधते ही खोल देगा, बांधेगा नहीं। ये उसने लड़ाई की थी। अगस्त में मेरे सीईओ श्री राजकुमार नेगी ने नोटिस किया कि मैं तनाव में हूँ। इस कारण उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि मेरी मंगेतर मुझे परेशान कर रही है। मेरे सीईओ को पता था शादी से पहले, उन्होंने नोटिस किया तो मैंने उनको बताया था। अगस्त 2012 में मैंने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया। अगस्त के अंतिम सप्ताह में मैंने इंदौर प्लाटून वेपन कोर्स में जाते समय उसको जयपुर बुलाया, उसको सगाई तोड़ने के लिए बोला। वह रोने लगी। दोनों ने तय किया कि अभी 1-2 महीने और देख लेते हैं, विचार नहीं मिले तो सगाई तोड़ लेंगे। अगस्त में मेरी पत्नी इतनी तनाव में थी कि वह बस से उतरते समय बस से गिर गई थी। उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने से पहले उसे केस दिए गए, जिसके कारण भी वह तनाव में थी। राजेंद्र डागर भी उसे परेशान करता था। प्रीति भ्रष्टाचार के पक्ष में रोजाना तर्क देती थी। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये हमारी 1 महीने तक लड़ाई चली हुई है। वो करप्शन को जस्टिफाई करती थी, मैं इसके आगे अगेंस्ट था कि तू कुछ भी कर, पाप की कमाई मेरे घर में नहीं आएगी। यह बात अब वो क्या क्या बताती थी पुलिस के बारे में, उसका बोलना था कि कोर्ट पुलिस की बोली हुई हर बात को सच मान लेता है। वह बताती थी कि पुलिस केस में जजों का भी हिस्सा होता है। वह बताती थी कि पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस वही लिखती है जो उसे अच्छा लगता है, ना कि वो जो उसे लिखना चाहिए। पुलिस उतना ही काम करती है जितना किसी को फंसाने के लिए जरूरी होता है। उसका मानना था पुलिस अपराध को रोकती नहीं है बल्कि पुलिस अपराधी बनाती है। ये उसकी राय थी। अब सितंबर अक्टूबर 2012 में मेरा इंदौर में प्लाटून वेपन कोर्स था। इन 2 महीनों में मेरी पत्नी ने मुझसे रोजाना लड़ाई की। मैंने इंदौर में चश्मा बनवाया, फायरिंग के लिए मुझे ज़रूरत थी, तो मेरी पत्नी ने लड़ाई की और बोली इसे वापस करके आओ, दूसरा बनवाओ, जबकि उसने चश्मा देखा भी नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, अब ये कोई तर्क होते हैं क्या लड़ने के लिए, लेकिन वो करती थी ऐसा वो क्यों करती थी। सितंबर में 35 ACD के अधिकारी राजेश पांडे ने मेरा हाथ देखकर मुझे बताया कि सर ये शादी सफल नहीं होगी, आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं, आप किसी भी कीमत पे शादी मत करना है, आप पे केस होगा। यह बात मैंने मेरी पत्नी को बताई, मैं डर गया। शादी से पहले राजेश पांडे ने मेरा हाथ देख के बताई थी। प्रीति की बिना कारण करने वाली लड़ाइयों के बारे में मैंने उसकी माँ को बताया तो उसकी माँ ने बोला पहले ये हमारे साथ लड़ाई करती थी, अब ये आपके साथ करती है। साथ ही सुशीला ने मेरे को यह बात शादी से पहले बताई थी कि मेरा बड़ा दामाद संदीप ऐसा है कि जहाँ हम बैठाएं वहीं बैठ जाता है और तब तक खड़ा नहीं होता जब तक हम बोलते नहीं हैं। उनकी कोशिश शादी से पहले मुझे भी इसी रूप में डालने की उन्होंने प्रयास कर दिए थे कि ये दामादी ऐसा ही निकलेगा। तो मैंने सगाई तोड़ने के लिए हमारे विचार नहीं मिले, तो सितंबर अक्टूबर 2012 में मैंने अपनी पत्नी को बोला कि सगाई तोड़ने के लिए कभी बातें होती तो बोलती, रेप केस लगते ही जेल जाना पड़ता है, नौकरी चली जाती है। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मुझको धमकी देना जारी रखा कि वह मेरे साथ होटल में रुकी हुई है। सितंबर अक्टूबर 2012 में 2 महीने में आप गौर दीजिए, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है अभी भी। सितंबर अक्टूबर 2012 के 2 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तनाव के कारण सिगरेट ना शराब ना पी हो। यहाँ तक कि सोमवार का उपवास करता था, उस दिन भी मैं ड्रिंक करता था। इंदौर के ऑफिसर मैस के बारे में इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं सिर्फ स्ट्रेस की वजह से करता था, मैं सगाई तोड़ना चाहता था क्योंकि हमारे विचार नहीं मिल रहे थे। यह रिकॉर्ड अभी भी
इंदौर CSWT के ऑफिसर मैस के बाहर में उपलब्ध होगा। नवंबर 2012 में हमारे रिश्ते। अब ध्यान देना, नवंबर 2012 के शुरू में मैं कैंटीन से सामान खरीद रहा था, तो मेरी पत्नी ने को मैंने यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि उसे क्या सामान चाहिए। प्रीति ने पूछा कि कैंटीन में क्या क्या सामान मिलता है, तो मैंने उसको बोला कि सुई से गाड़ी तक मिलती है, तेरे को क्या चीज़ चाहिए। तो मेरी पत्नी ने मेरे से लड़ाई शुरू कर दी कि आपको दहेज में गाड़ी चाहिए, आपने इसलिए यह बात बोली है। जो छोटा मोटा दहेज से संबंधित विवाद हुआ, उस बात की जड़ यह थी। नवंबर, और उसकी लड़ाई बंद नहीं हुई। नवंबर 2012 में मेरी पत्नी ने मुझसे बोला कि आपके घर में वास्तु दोष है, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। उसने कहा आपके घर में लेट बाथ हैं, वह गलत दिशा में बने हुए हैं, नए लेट बाथ बनवाने के लिए मुझ पर लोन ले। उसने कहा कि आप नए लेट बाथ बनवाओ। ये बात मैंने पापा को बोली। पापा ने बोला कि मैं तेरी शादी में खर्चा कर रहा हूँ, वह बहुत है, तू खुद बना, सर्विस करता है। तो फिर मैंने 5 लाख का लोन लिया। नहीं, मेरे को लोन लेने की ज़रूरत नहीं थी। 5 लाख का लोन मैंने लेट बाथ बनवाने के लिए लिया। लेट बाथ 5 लाख क्या 1.5-2 लाख में बन जाते हैं। लेकिन फिर सोचा कि शादी में जो भी मेरी और प्रीति की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होगी, इसलिए मैंने लोन ले लिया। दहेज नहीं लेने का मैंने फैसला 1 महीने पहले जब लोन लिया था ना, उसी समय ले लिया था। यह लोन मैंने शादी के बाद होने वाले खर्चों को पूरा करने और शादी के बाद एक नव दंपति को जो भी सामान की आवश्यकता होती है उसको खरीदने के लिए लिया था। नवंबर 2012 में मेरी पत्नी मुझे नवंबर 2012 में भी धमकी देती थी कि बलात्कार के केस में नौकरी चली जाती है। उसका साफ मतलब था अगर मैंने सगाई तोड़ी तो वह रेप केस करेगी। मैं यह शादी 2012 में नहीं करना चाहता था, 2012 में, क्योंकि 2012 में मार्च अप्रैल में सगाई के समय ही मैंने 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। साथ ही प्रीति के विचार मेरे से नहीं मिल रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को समझने के लिए और वक्त मिले। और मेरी सास ने यह बात नहीं मानी। मेरी सास ने मेरी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि सारे फैसले अलका और संदीप मेरी साली और साडू लेते थे। मेरी जायज़ बातें भी नहीं मानी उन्होंने। मैं चाहता था कि यह शादी किसी मंदिर में हो, क्योंकि ज्योतिषी राजेश पांडे ने शादी सफल न होने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुका था। मेरी सास को मैंने यह बात बताई तो उसने यह बात मानने से भी मना कर दिया। प्रीति ने कहा मेरी मम्मी आपकी कोई बात नहीं मानेगी। यह बात कुछ प्रीति ने बोली थी। उसने बोला अगर आप दहेज में खुद गाड़ी खरीद के दो तो भी आपकी बात नहीं मानेगी। मैंने मेरी सास से पूछा कि क्या हुआ है, जानबूझकर ऐसा कर रही है। मेरी सास ने कुछ नहीं बोला। अब शादी के कार्ड दोनों पक्षों के एक जगह ही हम लोगों ने छपवाए थे। उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत थी नहीं, फैसला तो मेरे को लेना था। मैं सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि रेप केस की धमकी साफ साफ थी। प्रीति के परिवार ने दहेज का कोई भी सामान नहीं खरीदा था। कोई भी सामान उन लोगों ने नहीं खरीदा था, क्योंकि दहेज लेने से तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। अब आप देखिए क्या हुआ। 28 नवंबर 2012 को मेरी बान की रस्म हो चुकी थी। मैंने सगाई तोड़ने की हिम्मत जुटाई और मैंने जेल जाने का फैसला किया। मुझे लगा इस शादी से बेहतर मेरे लिए जेल है। ये हमारे शादी से पहले के रिश्ते हैं। मैं गांव से झुंझुनू आया और अपनी पत्नी को नेहरू पार्क में मिलने के लिए बुलाया। उस समय तक उसकी बान की रस्म नहीं हुई थी। उसकी बान की रस्म नहीं हुई थी, मेरे बान की हो चुकी थी। मैंने उसको सगाई तोड़ने के लिए बोला कि वह चाहे तो मुझ पर रेप का केस कर सकती है। मैंने खुद ने उसका हाथ पकड़ा नेहरू पार्क में और उसको पुलिस स्टेशन खींच के लेके जाने लग गया कि चल तू केस कर, शादी नहीं। तो उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए पार्क में और पसर गई जमीन पे और बोली कि कोई मुस्लिम, कोई माइक हमारे घर पर एक नोट लिख कर देकर गया है। उस नोट में लिखा हुआ है वैसे ही शक्तियाँ आ रही हैं। उसने बोला माइक ही होटल है, हनुमान की एक मूर्ति लगेगी, ये मेरी वाइफ ने बोला था, उसमें वो शक्तियाँ उसमें जाएंगी। ये उसकी सोच थी।
तो उसने कहा कि वह शक्तियाँ उस मूर्ति में जाएंगी। उसने बोला कि आपको बस में हनुमान के दर्शन दिए हुए हैं और आपको याद नहीं है। हम दोनों में से एक की शक्ति जाएगी तब आपको याद आएगा। मैं आपसे पूछ करके डायरी में लिखूंगी तो सबकी हदबंदी हो जाएगी। ये उसके शब्द थे बान वाले दिन के। मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है। मैंने उसको पूछा कि किस मुस्लिम ने क्या नोट लिख कर दिया है तुझे, मेरे को दिखा। तो उसने मुझे नहीं बताया और ना ही मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि मुझे हनुमान ने बस में दर्शन दिए हुए हैं। तो मैं नहीं माना तो मैं उसके हाथ पकड़ करके उसको खुद पुलिस स्टेशन लेके जाने लगा कि तू रेप का केस कर दे। तब वह रोने लगी और मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। वह बोली कि माई की होटल है, मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है, मुझ में एक शक्ति आएगी जो डायरी में लिख देगी तो सबकी हदबंदी हो जाएगी। वह रोने लगी तो मुझे दया आ गई और मैं नेहरू पार्क में, झुंझुनू में नेहरू पार्क में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ले गया और उससे वचन लिया उस समय कि हमारे विचार नहीं मिले तो हम तलाक ले लेंगे, एक दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। उसने सहमति दी और खुद में सुधार करने का आश्वासन दिया। मैंने उसे घर जाने दिया क्योंकि उसकी बहन की रस्म, उसके बान की रस्म नहीं हुई थी और उसके घर से बार बार फ़ोन भी आ रहे थे। अब ये सत्य है कि मुझे हनुमान ने दर्शन दिए हुए हैं। ये मुझे जेल जाने के बाद याद आना शुरू हुआ। आप इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश का नाम मैंने हनुमान के मुख से सुना हुआ है। यह 12 मार्च 2000 की घटना है। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये मतलब नवलगढ़ से डिगाल गांव तक ज्योतिषी बन के मेरे साथ संवाद हुआ था। मुझे ये याद बाद में आना शुरू हुआ तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उस समय मुझे कोई याद नहीं आया, ना ही ये बात कोर्ट में मैंने कही है, क्योंकि कोर्ट ज्योतिष, ईश्वर इन सब को मानता नहीं है। फिर भी एक हम रियल कारणों तक पहुँचे और उसकी डायरी अगर रिकवर हो प्रीति की तो ये सच्चाई निकल के आए सामने। हम हाई कोर्ट में यही कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। 29 नवंबर 2012 को मेल प्रतिभोज का कार्यक्रम था। मैंने शादी में सभी मित्रों को आमंत्रित नहीं किया, ना ही अपने किसी भी कज़न ब्रदर को मैंने फ़ोन नहीं किया। मेरे खुद के जीजाई शादी में नहीं आए क्योंकि शादी नहीं थी, एक मातम था एक तरीके से, जो सिर्फ प्रीति की जिद के कारण हुई, वरना मैंने तो पहले ही बोल दिया था। प्रीति भोज में मैंने अपने मित्रों के साथ शराब पी। रात्रि में खाना खत्म होने पर मैं अपने मित्र अजय रोजड़िया, जो कि राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की अभी ट्रेनिंग चल रही है, 2 सितंबर को पासिंग आउट परेड है, उनके साथ डिनर करने के लिए झुंझुनू आया। मैं रात्रि में लगभग 11-12 बजे प्रीति के घर गया और उसे एक थप्पड़ मारा था। मैंने सिर्फ एक बार मारा हुआ, वो भी शादी की पहली रात, और उसे हाथ जोड़े थे और बोला था शादी मत कर, ये शादी सफल नहीं होगी। मेरी आत्मा से आवाज़ नहीं आ रही। 29 नवंबर को सुशीला जी ने फ़ोन करके मेरे घर वालों से पूछा, बोली जब आप दहेज नहीं लोगे शादी में तो मेरे घर वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरी सास ने कहा कि दहेज ना लो ना अगर आप, तो आप गहने लेके मत आना, नहीं तो लोग समझेंगे कि इनकी हैसियत नहीं है। मेरी मम्मी ने बोला कि दोनों सर्विस करते हैं, दोनों कमा लेंगे और इसको गहने में मुंह दिखाएगी, रस्म में दे दूंगी। ये बात शादी की पहली रात ही क्लियर थी। अब 30 नवंबर 2012 को मेरी शादी थी। मेरी अंतरात्मा से यह आवाज़ नहीं आई कि यह शादी सफल होगी। यह शादी सिर्फ इस वजह से हुई कि हमारे फिजिकल रिलेशन शादी से पहले बन चुके थे। शादी में घोड़ी पर बैठने से पहले मैं रोया, यह एक फैक्ट है, सच्चाई है। एक शादी एक मजबूरी की, मैं सिर्फ फिजिकल रिलेशन के कारण मैं फंस चुका था और मैं रोया था। मेरी अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आई और जैसे तैसे करके मैंने शादी के लिए स्वयं को तैयार किया। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से 30 नवंबर को मेरा विवाह संपन्न हुआ। शादी में मेरे और परिवार के फेरे होते ही प्रीति मेरे पापा के पास पहुंची। जैसे ही फेरे हुए और बोली, एक एक को देख लूँगी, अब आपके पूरे परिवार को देख लूँगी। ये धमकी मेरे पापा को दी प्रीति ने, मेरी वाइफ ने यह धमकी मेरे पापा को दी। मेरे पापा ने इसकी शिकायत सुशीला से की। फेरे होने के बाद प्रीति का
दादा रामलाल मेरे पापा के पास आकर के बोला कि मेरे बेटे को महेंद्र को इसी ने मारा हुआ है झुंझुनू के नुआ गांव में 1990 में। उसने भी शादी से पहले नहीं बताया, फेरे होने के बाद मेरे पापा के पास आके मेरे पापा को यह सत्य बताया। यह सत्य मैं अगर पहले पता होता तो मैं शादी नहीं करता। समठूणी मैंने कुर्सी पर बैठकर पूरी करवाई। दहेज का कोई भी सामान विवाह स्थल पर मौजूद नहीं था, क्योंकि दहेज लेने से मना करने के कारण उन्होंने कोई भी सामान खरीदा नहीं था। प्रीति की चचेरी बहन और उसके चाचा नगेंद्र की बेटी को मैंने जूता चुराई की रस्म में 5,000 रुपये दिए थे। यह भी एक कंडक्ट में आएगा। अगर दहेज का विवाद होता तो मैं किस लिए देता। शादी के बाद विदाई के समय सुशीला जी ने मुझे और प्रीति को अपने पैर स्पर्श नहीं करने दिए। ये इसकी फोटो भी देंगे कोर्ट में भी। ऐसा उन्होंने क्यों किया वही बता सकते हैं कि विदाई में दामाद और बेटी को पैर क्यों नहीं करने दिए। अब शादी के बाद ये संबंध 30 नवंबर 2012 को शादी हुई। दिसंबर 2012 बिना दहेज के मैं प्रीति से शादी करके अपने घर लाया था। वो जब घर आई तो मेरी मम्मी ने उसको गेट के ऊपर सीने से लगाया। प्रीति की मुंह दिखाई की रस्म में मम्मी ने 5.5 लाख रुपए के गहने दिए। इसका बिल भी दिया कोर्ट में हम लोगों ने। यही गहने पैर करके जो पग फेरे की रस्म होती है तो वो सारे गहने पहन के गई थी झुंझुनू। प्रीति के पग फेरे की रस्म में जाने से मना कर दिया। प्रीति जोर जोर से रोई और बोली किसी माँ ने अपनी बेटी की ऐसी विदाई नहीं की होगी जैसी मेरी मम्मी ने की है। मुझे अपने पैर तक स्पर्श नहीं करने दिए। मैंने प्रीति को मनाया तो वह मान गई। सुशीला ने विदाई में अपने पैर स्पर्श करने क्यों नहीं दिए, इसका कारण सुशीला ही बता सकती है। शादी में पग फेरे की रस्म में प्रीति के साथ झुंझुनू गया। तब प्रीति मेरी मम्मी द्वारा दिए गए 5.5 लाख रुपए के गहने पहन के सुशीला जी के घर गई थी। मैं फलों का एक बड़ा सा टोकरा लेकर के गया था। प्रीति को ससुराल आते समय अब देखना आप अलका ने कैसे हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। प्रीति ने वापस ससुराल आते समय अलका ने जानबूझकर पग फेरे की रस्म में परिवार की महिलाओं को देने के लिए छोटे कपड़े दिए। इसकी शिकायत मैंने सुशीला से की तो वो बोली मैंने नहीं दिए कपड़े, अलका ने दिए ताकि हमारे रिलेशन खराब हो। उसने शादी से पहले से ही शादी के बाद में ये कोशिशें जारी रखी थी। 3 दिसंबर को प्रीति स्ट्रेस फील कर रही थी तो वो एक डॉक्टर से मिली थी। उसको प्रीति को स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैं उसको हर टाइप के जोक सुनाता था, वेज नॉन वेज हर टाइप के, कि उसका स्ट्रेस रिलीज हो कैसे भी करके। हनीमून जाने के लिए हम लोगों ने टिकट नहीं करवाई क्योंकि उस समय मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी। तो मैंने और शादी के पहले ये भी चल रहा था ये शादी नहीं होगी, पता नहीं कैसे हुई, तो हम लोगों ने नहीं करवाई। शादी के बाद मैंने उसको पूछा कहीं चलना है तेरे को तो बता, तो उसने मना कर दिया कि बाद में चलेंगे। प्रीति हमेशा घर की छत के ऊपर जाकर के किस से बात करती थी। मैंने उसको नहीं रोका, वो उसकी स्वतंत्रता थी, लेकिन वो बातें करती थी। अब सोचता हूँ कि उसकी कॉल डिटेल अगर होती तो केस की पूरी सच्चाई सामने आती। अच्छा, 6 दिसंबर 2012 को गांव के स्कूल के लगे कैंप में हम दोनों ने आधार कार्ड बनवाया। दोनों का आधार कार्ड साथ ही बना था, ये भी कोर्ट में दिया है। 9 दिसंबर को भाई मनोज की शादी में हम लोग ससुराल गए। 12 दिसंबर को प्रीति को उसकी पसंद की अलमीरा और एक लोहे का बॉक्स था बड़ा सा, ये उसके ऊपर हम लोग सोते थे। ये प्रीति को उसकी पसंद के मैंने दिलवाए थे दोनों चीज़ें झुंझुनू ला करके। 12 दिसंबर को प्रीति को मुंह दिखाई की रस्म में एक अंगूठी उसको पसंद नहीं आई थी, वह हम लोगों ने बदलवाई। 13 दिसंबर को हम लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया। अगर दहेज की मांग होती तो ये सब कौन करता, ऐसे काम। 13 दिसंबर को प्रीति ने मुझे एक नोट लिखकर दिखाया जिसमें वह मेरा शरीर को टारगेट कर रही थी, क्योंकि और तो उसके पास टॉपिक था भी नहीं, दहेज मैंने मांगा नहीं, मेरे को लिख के दिखाया। यह नोट 13 जनवरी, ध्यान देना इसको, यह नोट 13 जनवरी 2013 को बीएसएफ ऑफिसर मैथ्स के वो गणित के सवाल क्वेश्चंस निकालती थी उस रजिस्टर में मिला। मैंने उस समय भी बोला था कि इसको आप मतलब हैंड राइटिंग से पता चल जाएगा ये नोट कितना पुराना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि उस पर तारीख नहीं लिखी हुई थी। उस नोट को एग्जिबिट 32 नंबर मिला हुआ है
उस नोट को मैंने फाड़ा नहीं, क्योंकि फाड़ता तो उसका मोटिव था मुझे डराना प्रीति का। मैंने वापस उसे ही दे दिया उसको। 14 दिसंबर को मैंने और प्रीति ने झुंझुनू के एसबीआई बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाया। यह बात उसकी बहन अलका को पसंद नहीं आई थी। 15 दिसंबर को मैं, प्रीति और मेरी मम्मी मित्र हेमराज से मिलने उसके गांव लुट्टू गए थे तीनों। 16 दिसंबर को प्रीति अपने कमरे में पंखे के हुक में दुपट्टा डालकर बैठी थी, लेकिन उसने पंखे के हुक में डाल के बैठी हुई थी, अंदर से कुंडी नहीं लगाई हुई थी। और मैंने उसको प्यार से गले से लगाया और कारण पूछा कि भाई क्यों कर रही है। यह बात मैंने सुशीला जी को फ़ोन पर बताई कि ऐसी हरकत की, इसने पंखे के हुक में दुपट्टा डाल के बैठी हुई है। सुशीला जी चिंतित हुए थे। उसकी माँ को हर एक घटनाक्रम का पता है। उसकी माँ को मैंने उसके सुसाइड के चौथा अटेम्प्ट था, उसके तीनों अटेम्प्ट में मैंने उसे रोका और उसकी माँ को मैंने फ़ोन पर सूचना दी हुई है। 17 दिसंबर 2012 को गांव से गाड़ी किराए करके मैं प्रीति को अलग कमरा दिलवाने के लिए हम लोग निकले। तो उस समय क्या हुआ, वह अपनी बहन और जीजा के साथ ही रहती थी। उसको अलग कमरा दिलवाने के लिए मेरी सास ने बोला। यह मेरा विचार नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा ही था, मेरी पत्नी को रहने के लिए घर मिला हुआ है, खाना बनाया मिल जाता, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं उसको देने में। लेकिन उनकी बहन और जीजा का इंटरफेयर इतना था, उसकी माँ भी समझ रही थी कि उसने बोल दिया कि आप इसको अलग रूम दिलाओ। तो मैं घर से रजाई, कंबल, गद्दा, दरी, तकिया सब सामान प्रीति को घर से लेके गए। हम दोनों दिल्ली में होटल प्राची ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में रुके। हमें 3 दिन कमरा खोजा दिल्ली में। मैंने प्रीति से सरकारी क्वार्टर के लिए आवेदन करवाया। जब कमरा नहीं मिला और गृहस्थी के कोई भी सामान की उसको आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने प्रीति को बोला कि अब जो तेरी 3 लाख की एफडी है वो तुड़वा दे। क्योंकि अब हम लोगों को सामान खरीदना नहीं है। जब भी कमरा मिलेगा तब तक हम लोग हर एक महीने की सेविंग करके थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते जाएंगे। मेरा पर्सनल लोन पर 13% का ब्याज लग रहा था ब्याज, और ये लोन मैंने प्रीति के कहने से ही लिया था, नहीं मैं लेता भी नहीं। प्रीति की एफडी पर 7.5% का ब्याज मिल रहा था। एफडी का कोई फ़ायदा नहीं था, नुकसान था। एफडी के कागज़ उसकी बहन के पास थे। अब इंटरफेयर देखिए आप, उसकी बहन ने नहीं दिए तो प्रीति ने मना कर दिया। मैंने प्रीति को समझाया। ये फर्स्ट टाइम था, मैंने उसको बोला जॉइंट फैमिली नहीं तो तलाक। शादी का मतलब, क्योंकि मैंने मेरी शर्तें बताई हुई हैं। जॉइंट फैमिली ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जिसे पति पत्नी पूरा न कर सकें। तुझे मेरे साथ ही जॉइंट फैमिली नहीं रखनी है तो माँ बाप भाई बहन से तो तुझे कोई मतलब ही नहीं है। ये सत्य है, पूरे नोट में सिर्फ एक बात सत्य है कि मैंने उसको यह बोला जॉइंट फैमिली नहीं तो तलाक, एफडी नहीं तुड़वाई तो तलाक। पूरे 7 पेज का नोट लिखा है, पूरा उसने मुझे फंसाने के लिए लिखा है। पूरे नोट में सिर्फ एक बात सही है। लेकिन उसके अलका मेरे और प्रीति के गृह जीवन में हस्तक्षेप कर रही थी। अलका के हस्तक्षेप के कारण ही प्रीति ने मना कर दिया। मैंने जॉइंट फैमिली की शर्त रखी जो मैंने उसको पहली मुलाकात में बता दी थी, उसको याद दिलाई। 21 दिसंबर 2012 को प्रीति ने एफडी तुड़वा करके स्वयं एसबीआई बैंक में आई। यह बात उसकी बहन को पसंद नहीं आई। प्रीति ने शादी के बाद कमरे की जाली वाला गेट लगाकर अंदर से बंद हो गई, ये उसकी हरकत की हुई है, और बोली सकती है तो आप इस गेट को बाहर से खोल के दिखाओ। प्रीति ने मुझे और मेरी मम्मी के साथ बैठकर टीवी देखने नहीं दिया। मैंने और प्रीति ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया। उसका एक ही एटीएम मिला था उस समय, वो एटीएम मैंने मेरी वाइफ को दिया था। कंडक्ट एसबीआई की एक इंश्योरेंस में मैंने नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया। कंडक्ट ये भी दिया है कोर्ट में। 24 दिसंबर को मैंने और प्रीति के साथ सुशीला जी के घर से रुका और एटीएम से मैंने 20,000 रुपये निकलवाए। यह 24 दिसंबर की बात है। 20,000 रुपये निकलवा कर मैंने प्रीति को दिए। और 25 दिसंबर को प्रीति बाड़मेर ड्यूटी पर जाते समय मुझे बस स्टैंड छोड़ने गई। 27 दिसंबर को प्रीति ने ड्यूटी ज्वाइन की तो सर्विस रिकॉर्ड में, अब यह इम्पोर्टेंट चीज़ है,
27 दिसंबर को उसने वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गई तो उसने सर्विस रिकॉर्ड में मुझे नॉमिनी बनाने के लिए फॉर्म भरा। ये बात भी कोर्ट में रिकॉर्ड में आई है, जोसेफा कुजूर ने बोला है, रिकॉल में मेरी सास से भी, उसके मुंह से भी निकलवाया है। यह बात अलका को पसंद नहीं आई। मतलब 27 दिसंबर को उसने मेरे को नॉमिनी बनाया और 31 दिसंबर को एक नोट लिखा जिसमें अपनी बहन और माँ को नॉमिनी बनाया। दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप हुआ था, दिसंबर 2012 की घटना है। उसी के विरोध में इंडिया गेट पर 31 दिसंबर 2012 को विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उस दिन प्रीति की ड्यूटी इंडिया गेट पर थी। प्रीति ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वह आज डायरी देखकर आपके लिए कुछ लिख रही है। ये मुझे फ़ोन पे बता रही थी। वो एक हेड कांस्टेबल प्रीति को नोट लिखते हुए देख रही थी। डायरी में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ था और वह नोट में मेरे को फंसाने के लिए बुरा बुरा लिख रही थी। ऐसा प्रीति ने ही मुझे बताया। उस लेडी हेड कांस्टेबल ने प्रीति को ऐसा करने से रोका तो प्रीति ने उसे डांट दिया। नोट लिखने के बाद प्रीति ने नोट लिखा। उसने 31 दिसंबर को इंडिया गेट पर ड्यूटी थी, मेरे को फंसाने के लिए 7 पेज का डायरी से देख करके ही नोट तैयार किया और शराब ली और पार्क में बैठ के शराब पीना शुरू की। उसे गिल्टी फील होना शुरू हुई। प्रीति ने मुझे फ़ोन किया, वह शराब पी रही थी। ऐसा उसकी बातें सुनकर मुझे पता लगा। उसने फ़ोन पर कहा कि वह आपकी रेपुटेड फैमिली है, आपकी बहन डॉक्टर है, आपका भाई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। वह बहुत निराश थी और गिल्टी महसूस कर रही थी। मैंने जैसे तैसे करके उसको मनाया और उसको घर भिजवाया। उसकी बातों से मुझे लगा कि यह शराब पी रही है। उसकी बातों से पता लगा वो एक्चुअल में वो उस दिन सुसाइड करने वाली थी 31 दिसंबर को। मुझे समझ नहीं आया कि उसने अकेले पार्क में बैठकर शराब क्यों पी। वह दूसरी निर्भया बन सकती थी। मामले को जानने के लिए मैंने उसके जीजा संदीप और उसकी बहन अलका को फ़ोन किए, लेकिन दोनों ने मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किए। मैंने सुशीला जी को फ़ोन किया तो उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके सुसाइड के 3 अटैम्प्ट मैं पहले देख ही चुका था। मैं बहुत डर गया। तनाव के कारण मुझे बुखार हो गया था। मैंने अब अपने मोबाइल गैलेक्सी नोट 2 में कॉल रिकॉर्डिंग का ऐप इंस्टॉल किया और 1 और 2 जनवरी की मेरे फ़ोन की सभी कॉल रिकॉर्डिंग हुई। जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरा 6 जनवरी 2013 से इंट्रोगेशन का कोर्स है, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी क्योंकि प्रीति भी गांधीनगर आने वाली थी। मैंने सुशीला जी को प्रीति से तलाक करवाने के लिए बोला। मेरी मम्मी ने मुझे तलाक लेने से रोका और बोली कि मेरे कहने से अंतिम प्रयास कर लो। मैंने इस शर्त पर अंतिम मौका दिया उसको कि वह आगे से झूठ नहीं बोलेगी। अगर उसका एक भी झूठ आया तो मैं तलाक दे दूंगा। ये बात मैंने उसको बोल दी थी। प्रीति न केवल झूठ बोलती थी, वह झूठ लिखती थी। यह और उसके झूठ बोलने के कारण ही हमारे रिश्ते में विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा था। यह कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सेशन कोर्ट में नहीं दी है क्योंकि मेरे वकील ने मना कर दिया। इसमें मैं बहुत गुस्से में हूँ रिकॉर्डिंग में। और हमने रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं दी कि अलका ने अपने स्टेटमेंट में यह बोला है कोर्ट में कि उसने नोट के फोटोग्राफ्स पहले से लिए हुए हैं नोट के। तो यह रियल कल्प्रिट तो ट्रायल में निकल के आ ही रहा था, इसलिए नहीं दी। लेकिन सेशन कोर्ट के जज ने इसको कंसिडर नहीं किया तो हम लोग हाई कोर्ट में देंगे रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। रिकॉर्डिंग में क्या क्या पॉइंट हमें रखने चाहिए वो आप लोगों को सजेस्ट करने। अभी मैं पहले वीडियो में मोटा अपने केस के बारे में आपको बता रहा हूँ। यह 11 रिकॉर्डिंग है जिसमें 1 बार मेरी बहन से बात है, 2 बार मेरी सास से है, बाकी टाइम मेरी वाइफ से बात है। 3 जनवरी 2013 को प्रीति मुझसे बोली कि अगर वह 31 दिसंबर को शराब ना पीती तो वह सच में आत्महत्या कर लेती। मेरी वाइफ ने बोला था। प्रीति ने कहा कि उसकी बहन अलका ने उसे आपके विरुद्ध उकसाया, इसलिए उसने मेरे विरुद्ध बुरा लिखा। यह सुनने के बाद मैंने उसको तनाव से निकालने का हर संभव प्रयास किया। 4 जनवरी को जब प्रीति गुजरात आने के लिए छुट्टी ली तो बहुत खुश थी। ऐसा उसकी साथ काम करने वाली जोसेफा कुजूर ने भी कोर्ट में यह स्टेटमेंट दिया है। 6 जनवरी को मैं प्रीति को रिसीव करने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गया था। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक मैं और प्रीति ऑफिसर मेस
में साथ साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते थे। 6 जनवरी को हम अक्षरधाम मंदिर वाटर शो प्रोग्राम देखने गए। मंदिर में जाते समय हमें ऑटो नहीं मिला। उस समय हम लोग पैदल ही मंदिर गए थे। रास्ते में एक संकरा पुल आया था जिसमें प्रीति मेरे को अपने बाईं तरफ किया। उसने मेरे को 2-3 बार कि कहीं कोई व्हीकल मुझे टक्कर ना मार जाए। ऐसे ही मैंने उसको किया। दोनों की कोशिश यह थी उस समय, लेकिन अब चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं रिकॉर्ड में नहीं ला सकता। 9 जनवरी को हम बीएसएफ कैंटीन में सामान लेने के लिए गए और असिस्टेंट कमांडेंट विजय सिंह के घर चाय पीने के लिए गए। यह 13 जनवरी के दिन भी साथ ही थे। 9 जनवरी को प्रीति ने बताया कि उसके चाचा नगेंद्र ने दादा रामलाल पर जमीन व प्लॉट के लिए केस कर दिया है। उसने मुझे भी पार्टी बनाया है, इसलिए हमें भी वकील करना पड़ेगा। मैंने विरोध किया और कहा अपने ही दादा पर प्रॉपर्टी के लिए झूठा केस हम वकील नहीं करेंगे, और फिर भी अगर वह नहीं मानी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यह मैंने उसको बोला था। गांधीनगर में मैंने प्रीति को अपना मोबाइल नहीं दिया क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग थी। प्रीति ने मुझसे कहा कि वह तलाक नहीं लेना चाहती। मैंने प्रीति से कहा कि मैं भी तलाक नहीं लेना चाहता। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने प्रीति ने कहा को उसको कहा अगर वह सही है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी नहीं थी। मैंने भी सज़ा होने के बाद पहली बार रिकॉर्डिंग सुनी थी और उनको लिखवाया है हाई कोर्ट में देने के लिए। प्रीति ने बताया कि प्रीति ने मेरे को वहाँ बोला कि उसने मेरे खिलाफ 31 दिसंबर को बुरा लिखा हुआ है। गिल्टी महसूस कर रही थी। मैंने केवल एक बार पूछा कि क्या लिखा हुआ है। उसने बताया नहीं, मेरे से नज़र नहीं मिलाई। उसकी बहन ने उसको नोट उकसा करके लिखवाया है ताकि उसकी डेथ पे उसकी प्रॉपर्टी उसको मिले। 10 जनवरी 2013 को हम दोनों अहमदाबाद गए और वहाँ गांधी आश्रम, कांकरिया झील, साबरमती रिवर फ्रंट देखा। 11 जनवरी को हम फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला देखने गए और बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया। 11 जनवरी की रात को प्रीति ने कहा, 11 जनवरी की रात को ही मेरे को बता दिया था। हम दोनों सो रहे थे, उस समय फिल्म देख के आए थे। मेरी वाइफ ने बोला कि अब वो अपनी बहन अलका के पास नहीं जाएगी। पहली रात ही मेरे को उसने बता दिया था। उस समय मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा कल देखेंगे, मैं छुट्टी के लिए सीओ सर से बात करूँगा, कुछ न कुछ अरेंजमेंट तुम्हारा करते हैं। 12 जनवरी को इंट्रोगेशन का कोर्स खत्म हो रहा था। मुझे 11 जनवरी की रात को प्रीति ने बोला कि वह अपनी बहन अलका के पास अब दिल्ली नहीं जाएगी। 12 जनवरी को मैं प्रीति से यह बात पूछना भूल गया दिल्ली की वह क्यों नहीं जाएगी दिल्ली अपनी बहन के पास। 11 बजे से 12 बजे तक 12 जनवरी की घटनाक्रम है जिस दिन उसने सुसाइड किया। 11 बजे से 12 बजे तक इंट्रोगेशन कोर्स का कार्यक्रम चला। इसमें धनंजय सर ने गाना गाया था जिसे मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, यह भी कोर्ट में दिया है। 12:10 तक मैं ऑफिसर मैक्स के कमरे में पहुंच गया। आते ही मैंने और प्रीति की 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। डाक रनर ईश्वर भाई कमरे पर प्रीति का टिकट देकर गया। टिकट मिलने के बाद में प्रीति है वो नर्वस हो गई। हमें जो कुछ इंट्रोगेशन के कोर्स में पढ़ाया गया था वह असिस्टेंट कमांडेंट मानवेंद्र को पेन ड्राइव में दिया गया था। वही लेने के लिए हार्ड डिस्क अपनी में लेके गया नीचे रूम में। हमारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, जिस पे फोल्डर पे जो टाइम आया वो 12:29 का टाइम क्रिएट हुआ है। मैं वापस अपने कमरे में आया। प्रीति का टिकट 13 जनवरी का बुक हुआ था। प्रीति मुझसे बोला कि वह अपनी बहन अलका के पास नहीं जाएगी। मैंने बोला टिकट कल का है, 13 जनवरी का है, आज नहीं जाना है। मैंने उसको कारण पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहती, तो उसने नहीं बताया। मैंने प्रीति को तैयार होने के लिए बोला क्योंकि हम वाइब्रेंट गुजरात देखने के लिए जाने वाले थे। लगभग 12:45 बजे प्रीति ने मुझे अपना ATM उसने खुद ने दिया और बोली कि मेरी इस महीने की सैलरी नहीं आई है, आप चेक करके आओ। मैंने बोला हम दोनों बाहर ही चल रहे हैं, तब चेक कर लेंगे। प्रीति ने कहा इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊंगी, इतने आप चेक करके आओ। प्रीति ने ATM जाने से पहले मेरे पैर छुए और मुझसे बोली हम दोनों में से एक की शक्ति नहीं जाएगी तब तक आपको याद नहीं आएगा। आगे की शक्ति अगले जन्म में आपका बेटा बन करके देख लूँगी। यह बात प्रीति ने बोली थी। उस समय ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैंने उसको उस समय इसका मतलब भी पूछा। इस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने प्रीति से इसका मतलब पूछा। उसने कहा कोई मतलब नहीं है, आप ATM में मेरी इस महीने की सैलरी चेक करके आओ।
मैं यही बात सोचता हुआ ATM में चला गया। उसकी सुसाइड का टाइम मैं 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, ये 1:45 बजे की बात है। ATM में 2 आदमी और थे। मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। मैंने प्रीति का बैलेंस ATM में चेक किया और बैलेंस स्टेटमेंट की स्लिप ली। ATM में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए क्योंकि मेरे उस ATM का सर्वर डाउन था। लगभग 1 बजे मैं ऑफिसर मैस पहुंचा और कमरे का दरवाजा बेल वेल बजाई, खटखटाया। प्रीति ने नहीं खोला। मैंने प्रीति के मोबाइल पर फ़ोन किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, सोचा बाथरूम में होगी। मैंने फिर फ़ोन किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे चिंता हुई तो मैंने मेरी सास सुशीला जी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे इंतज़ार करने की सलाह दी। मैंने इंतज़ार करके फिर प्रीति को फ़ोन किया। फिर मैंने सुशीला जी को फ़ोन किया। उसने कहा आप गेट तोड़ दो। मैंने गेट तोड़ने का प्रयास किया, मुझसे नहीं टूटा। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर के गेट के पास जिस जवान की ड्यूटी थी उसे बुला कर लाया। उस जवान का नाम था अंबालाल, यह भी विटनेस है। दोनों ने मिलकर गेट तोड़ा तो देखा प्रीति पंखे से लटक रही थी। मैंने और अंबालाल ने उसे नीचे उतार कर लिटाया। मैंने मुंह से उसको ब्रीदिंग देने की कोशिश की। मैंने सुशीला जी को फ़ोन पर इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में 20 से 25 लोग कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। BSF के एक डॉक्टर ने प्रीति को चेक किया। लगभग 3:30 बजे मैंने एक अधिकारी से नंबर लेकर सर्वप्रथम मैंने चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और मेरे बाद डिप्टी कमांडेंट मंडल ने भी फ़ोन किया था, मेरे बाद किया था। चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। IG अरुण सिन्हा था, वो भी आ गए वहाँ पे। लगभग 4 बजे ASI हीरा जी वहाँ आए और घटना स्थल को देखा, मुझसे पूछताछ की। 12 जनवरी को प्रीति की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में ले गए। रात होने के कारण पोस्टमार्टम 13 जनवरी को होना बताया गया। मेरी सास ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी, आप प्रीति की डेड बॉडी ले आओ। अब डेड बॉडी मेरी सास को ही मिलनी थी, इसलिए मेरे भाई, चाचा और फूफा जी, जयप्रकाश जी खिचड़े, ये लोग निकल गए थे। झुंझुनू से नवलगढ़ तक पहुंच गए थे। इस बात का हमें बाद में पता चला तो मैंने फ़ोन करके उनको रुकवाया नवलगढ़ में। इस दौरान मेरी सास सुशीला और मेरी वाइफ का चाचा नगेंद्र दोनों नवलगढ़ तक पहुंचे और उनके साथ आए। उस समय तक उनका केस करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना ही नोट का पता था। नोट के बारे में केवल अलका और संदीप जानते थे कि उसने 31 दिसंबर को नोट लिखा है। 12 जनवरी को मेरा उपवास था, फिर भी मैंने रात को खाना नहीं खाया क्योंकि प्रीति की अंतिम क्रिया नहीं हुई थी। 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के PSI राजेंद्र डागर, कांस्टेबल प्रदीप आए। मेरा साडू संदीप भी साथ में था और मेरी प्रीति इन लोगों ने क्या किया कि 13 तारीख को सुबह रूम खुलवाया और डायरी निकाल ली। डायरी मेरी वाइफ के बैग में थी और उस समय तक सामान का पंचनामा नहीं हुआ था। पंचनामा होने से पहले इन लोगों ने डायरी निकाल ली। नोट के फोटोग्राफ्स थे उनके पास, ओरिजिनल नोट नहीं था। यह बात ही उसने, मेरी साली ने स्टेटमेंट में बोली है। भाई नोट क्यों नहीं देंगे ये लोग, डायरी किस लिए गायब करेंगे, ऐसा क्या है डायरी में। वहां पर राजेंद्र डागर ने मेरे और प्रीति के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दी। उसने IG अरुण सिन्हा को भी बहुत झूठ बोले, एकदम भ्रमित कर दिया और IG ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। 13 जनवरी को हम सभी अलग अलग गाड़ियों से सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने मेरे साडू ने मेरी सास का मोबाइल छीन लिया ताकि वह रिश्तेदारों से बात ना कर सके। 13 जनवरी की दोपहर को प्रीति का पोस्टमार्टम हुआ। PSI राजेंद्र डागर और साडू संदीप बाहर चल गए और ये लोग हिंदी में उस नोट को देख करके एक हिंदी में सेट FIR लिखी। FIR राजेंद्र डागर के दिमाग की उपज थी, हैंडराइटिंग मेरे साडू की है। मेरी सास ने सिर्फ सिग्नेचर किए और वो भी उससे जबरन करवाए गए। वो लास्ट तक केस नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको सच्चाई का पता है कि मैंने दहेज नहीं मांगा। उससे जबरन सिग्नेचर करवाए गए। अब राजेंद्र डागर और संदीप सुशीला को DSP ऑफिस में ले गए और DSP ऑफिस पहुंचे तो जब ये लोग FIR लिखवा रहे थे,
आज़ादी का अमृत महोत्सव देखना, मैं एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा आप लोगों को। इन लोगों ने चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में मैंने आकस्मिक मौत की सूचना दी थी। इन लोगों ने क्या किया, FIR जो है वो DSP ऑफिस में दी। जब FIR ये लोग लिखवा रहे थे तो मैं वहीं बैठ गया बाहर बेंच के ऊपर कि जैसे ये बाहर निकलेगा तो मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है वो भी दूंगा। लेकिन DSP FIR लिख ली इसने, DSP बाहर निकला और मेरे को भगा दिया झिड़क करके। ये हालत एक, और कोर्ट में उसने झूठा स्टेटमेंट दिया कि मैं उससे मिला ही नहीं हूँ। ये हालत एक DSP रैंक के अधिकारी की है। अगर CCTV होते तो भारत क्या रामराज्य नहीं बनेगा। और सच ये आता सामने निकल करके। अब वो चला गया, DSP जडेजा है वो चला गया। उस समय फिर मेरे जो वाइफ का चाचा है नगेंद्र और मेरा साडू संदीप, पहले नगेंद्र का स्टेटमेंट और साडू का ये हुए कॉपी पेस्ट। सिर्फ एक स्टेटमेंट से अगर ठीक से लिया जाए तो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 1 घंटे में संभव थी। लेकिन जानबूझ करके मेरे को फंसाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किया। जब कॉपी पेस्ट हो रहा था तो मैं बेंच से उठ करके वो एक कांस्टेबल से ये उसने राजेंद्र डागर ने करवाया। मैं भी आया, मैंने उसको देखा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करवाते हुए। यह कॉपी पेस्ट जब हो रहा था तो मैं उसी कमरे में मौजूद था। कॉपी पेस्ट में एक गलती हो गई राजेंद्र डागर से, वह यह है कि संदीप सेवानिवृत्त नहीं है, जबकि उसका चाचा नागेंद्र सेवानिवृत्त है। स्टेटमेंट में संदीप को भी सेवानिवृत्त बताया गया है। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे पुलिस स्टेटमेंट पे। 13 जनवरी की शाम को सभी BSF कैंप पहुंचे। प्रीति के मोबाइल और उसकी दिल्ली जाने की टिकट दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था प्रदीप चौधरी, उसने मेरे से छीन लिए मेरी वाइफ के मोबाइल और उसकी दिल्ली जाने की टिकट। राजेंद्र डागर ने मेरे मोबाइल छीनने की कोशिश की। मेरी वाइफ के तो छीन ही चुका था, मेरे मोबाइल छीनने की कोशिश की, और मैंने अपने मोबाइल जैसे तैसे करके सुरक्षित किया, क्योंकि मोबाइल में हमारे क्या थे, फोटोग्राफ्स थे और कॉल रिकॉर्डिंग थी। राजेंद्र डागर ने 13 जनवरी की शाम को ऑफिसर मैस के बाहर मेरे हाथ के अंगूठे पर उसने एक पुरानी चोट का जो निशान था वायरलेस हेड से लगा हुआ था रात के अंधेरे में मेरे, तो उसने क्या किया, हाथ से उसको खुरच दिया। मैं नार्को टेस्ट करवा सकता हूँ अभी। उसने हाथ से खुरच दिया और मेरा मेडिकल हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक सीमा प्रेरी के साथ सलूक देखिए आप। मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ अभी भी। ये कहानी है आज़ादी के 75 साल बाद की, कि गिल्टी फील होती है कि क्यों मैंने BSF ज्वाइन की। 13 जनवरी 2013 को रात को हमारे सामान का पंचनामा हुआ, मेरा मेडिकल करवाया गया। 13 तारीख की रात को मुझे अरेस्ट किया गया। इंस्पेक्टर BC ठक्कर ने 14 जनवरी को मुझसे ATM के बैलेंस स्टेटमेंट जो मैं चेक करने गया था उसकी स्लिप ली। यह चार्जशीट में उसने नहीं लगाई। प्रीति की डायरी से ठक्कर वाकिफ था, प्रीति की डायरी से। इन लोगों ने डायरी छीन ली और केवल नोट रखा, और उसने मुझसे सवाल किया, ठक्कर ने रिमांड में, इंट्रोगेशन में जो भी बोलते हैं। उसने कहा कि क्या तुमने तुम्हारी पत्नी को भ्रष्टाचार करने से रोका था? मैंने कहा हाँ बिल्कुल रोका था। मैंने उससे रेप केस में 2000 रुपये जो उसने लिए थे वो मंदिर में दान पेटी में डलवाए थे। इंस्पेक्टर BC ठक्कर ने मुझसे रिश्वत में रुपए मांगे। यह बात मैंने मेरे एक रिश्तेदार हैं उनको बताई, तो उन्होंने क्या किया, 70,000 रुपये। ये मैंने मेरे जीवन में पहली बार मेरी सहमति से रिश्वत दी गई। मैं मजबूर था क्योंकि डायरी उन लोगों के पास थी, उनके घर पे जाकर दिए। और डायरी ये कोशिश थी कि मेरी कि पता नहीं इसकी अंतरात्मा यह रिश्वत देने से डायरी दे दे, क्योंकि डायरी में यह लिखा हुआ था कि मैंने उसको करप्शन करने से रोका। यह मेरी मोटी मोटी कहानी है। यह है केस होने तक, शादी से पहले के संबंध, शादी के बाद के केस होने तक के संबंध। आपको लगभग 3 से 5 घंटे का समय मेरे को देना पड़ेगा। यह वीडियो 54-55 मिनट का बन गया है अभी। आपके सहयोग के लिए मैं आभारी रहूँगा। ये पूरा वीडियो देखिए, मोटा मोटी कहानी। और रही बात हनुमान के दर्शन वाली, तो वो भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। हाँ, ये सत्य है।
कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन क्या, दुख ही दुख दिए हैं। 22 साल में 12 मार्च 2000 की घटना है। उसके बाद में तब भी अब एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। आपके सहयोग के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।